माध्यम से पढ़ चुके थे। पुनः मैं आपको एक बार उस ट्रिक के बारे में बता देती हूँ। रासमणी पप्पू की योग्यता सत्र समान है। ये इस ट्रिक के अंदर अपन ने टोटल 52 से लेकर के 62 तक अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको इस वीडियो में इस छोटे टॉपिक के माध्यम से उससे आगे का मैटर बता रही हूँ। और सबसे पहले देखो, मैं आपको बताती हूँ महाभियोग के बारे में। किसके बारे में? महाभियोग के बारे में। और एक अनुच्छेद में मैंने इस महाभियोग शब्द की चर्चा भी की थी, और वो अनुच्छेद कौन सा था? 61। यानी अनुच्छेद 61 के तहत है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध है वो महाभियोग लगाया जाता है। सबसे पहले तो पर्सन एक इंपोर्टेंट हमारे यहाँ बनता है कि ये जो महाभियोग लगाया जाएगा ये कहाँ लगाया जाएगा? तो आपको बेसिकली चीज समझा रही हूँ। कहाँ? तो ये लगाया जाएगा संसद में, यानी संसद के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। अब संसद में तो संसद के सदन कितने हैं? 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इंपोर्टेंट पर्सन ये बनता है कि राष्ट्रपति जी के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाएगा वो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा किसी भी सदन में। क्या आंसर होगा? किसी भी सदन में। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? महाभियोग की। लेकिन याद रखना, किसी भी सदन के द्वारा जब महाभियोग लाया जाएगा तो राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना दी जाएगी, और वो सूचना कब दी जाएगी? 14 दिन पहले। ऐसे लिखना है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना। समझ गए होंगे आप कि राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना है वो 14 दिन पहले दी जाएगी। अब किसी भी सदन की हमने बात की है कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं भी लाया जा सकता है। तो याद रखना, सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा, जो कुल सदस्य उनका सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। इंपोर्टेंट पर्सन है ये। प्रस्ताव लाया जाता है। किसका प्रस्ताव? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का। और राष्ट्रपति जी के जो महाभियोग है वो संविधान का अतिक्रमण करने, कदाचार करने और विद्रोह करने, 2-3 स्थितियां उनके संदर्भ में लाया जा सकता है। तो सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा वो प्रस्ताव लाया जाएगा महाभियोग का कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा रहा है। अब याद रखना, इसी सदन के जिसके द्वारा लाया गया है, पर उसी सदन की बात कर रहे हैं, 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पारित करना। समझ गए? 1/4 सदस्यों द्वारा तो लाया जाएगा और उसी सदन के 2/3 बहुमत से क्या होगा? वो पास होगा। उसके बाद क्या होगा? दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भेजा जाएगा। समझ गए? यहाँ 1/4 सदस्यों द्वारा लाया गया, 2/3 बहुमत से क्या हो गया? वो पारित हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अब यहाँ आपको इंपोर्टेंट याद करना है कि दूसरा सदन उस पर विचार विमर्श करेगा और क्या करेगा दूसरा सदन भी? ये याद करना, 2/3 बहुमत से पारित करेगा। 2/3 बहुमत से पारित, यानी दो लाएंगे तो 1/4 बहुमत, 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वो 2/3 से पारित करेगा, फिर दूसरे सदन में भेजेगा, फिर दूसरा सदन भी अपने 2/3 बहुमत से उसको क्या करेगा? पारित कर देगा। अब दोनों सदनों से पारित हो गया अलग अलग। अब उस व्यक्ति को, यानी जिसके विरुद्ध महाभियोग लगाया गया है, उस व्यक्ति को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि उसके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे उनके दोनों सदनों ने क्या कर दिया? पुष्टि कर दी है। उस व्यक्ति को त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अभी तक जो महाभियोग है उसके द्वारा अभी तक कोई भी नहीं हटाया गया है। ये लिख देना, अभी तक कोई भी नहीं हटा। कोई भी से मतलब है राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति इससे हटाया नहीं गया। अब सिर्फ लगाया गया है, अभी तक इस प्रस्ताव के द्वारा अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। एक प्रश्न मैं आपको बताती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ इस प्रश्न को। सर्वप्रथम जो महाभियोग लगाया गया
और याद रखना, इस प्रस्ताव को जो जांच करने वाला सदन है, वो जांच करने वाला सदन का मतलब है जैसे लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया और कहां पर गया वो राज्यसभा में, भाई पारित होने के बाद में, तो राज्यसभा ने भी जब उसको जांच में सही मान लिया, तो जिस दिन राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया है उसी दिन से राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त माना जाएगा कि राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देगा। ये सारा का सारा जो मैटर है हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये महाभियोग के बारे में। और महाभियोग किसके विरुद्ध लगाया जाता है, यहाँ हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध। अब एक और प्रश्न देखो, ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये आप मुझे बताओ कि न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है। याद रखना न्यायिक नहीं है, न्यायालय का कोई सहारा नहीं लिया है यहाँ पर। देखो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक है। ये प्रश्न भी आपके लिए विशेष इंपोर्टेंट है कि अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है वो न्यायिक या अर्ध न्यायिक, तो हमारा उत्तर होगा अर्ध न्यायिक। आगे देखो फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखना कि महाभियोग प्रस्ताव वो राष्ट्रपति को सामान्यतः राष्ट्रपति को हटाने के उपाय के रूप में ही काम में लिया जाता है। और अब एक और प्रश्न देखो, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ हमने बात की थी महाभियोग के बारे में, को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे लिए ये बनता है फ्रेंड्स, देखो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें तो केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं वो सदस्य महाभियोग यानी अठाने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। बात क्लियर है इसकी। अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊं और आगे और पढ़ाऊं। और एक चीज याद रखना, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया गया, मैंने लिख दिया है। कोई भी राष्ट्रपति इससे हटाया नहीं गया है, और हटाया क्या नहीं गया है, लाया भी नहीं गया, लाया भी नहीं। लाया भी नहीं से मतलब क्या है कि अभी तक किसी के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया। और जो वारेन हेस्टिंग्स था ये गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स था वो क्या था, गवर्नर जनरल था, कि सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध है जो महाभियोग लाया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको बताती हूँ उनके और आगे तथ्यों के बारे में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए राष्ट्रपति जी संघीय कार्यपालिका का, और इसके बाद जो हमारे उपराष्ट्रपति जी आएंगे, पीएम और मंत्रिपरिषद आएंगे, वो भी हमारे लिए विशेष इंपोर्टेंट है। हर एक तथ्य इंपोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पॉलिटी से संबंधित कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगभग 10 और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, जिसने एक बार इन चीजों को समझ लिया कि राष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल क्या है, वो जिंदगी में कभी मात भी नहीं खा पाएंगे। आगे देखते हैं हम। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राष्ट्रपति के न रहने पर, यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर जो अनुच्छेद 62 के तहत थी वो मैंने क्लियर कर दिया था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो काम करेगा कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में काम करता है वो करता है अनुच्छेद 65 के तहत, जो हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, इंपोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद होने पर मामला, विवाद होने पर मामला कहा जाएगा। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, चाहे राष्ट्रपति पूछे चाहे उपराष्ट्रपति पूछे, उनके चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। उसकी सुनवाई कहां पर होगी, सर्वोच्च न्यायालय, या उच्च न्यायालय या उपराष्ट्रपति वगैरह प्रधानमंत्री वगैरह ये मत कर देना। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये जो विवाद है, ये जो विवाद है ये आता है अनुच्छेद 71 में। किसमें आता है, अनुच्छेद 71 में। ये प्रश्न भी हमारे लिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो आगे मैं आपको कुछ करते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में और बताती हूँ, ध्यान से देखिए आप इस वीडियो को। अभी मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद होने पर मामला है सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाएगा, वो चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो। अनुच्छेद कौन सा करना है अपने को, 71। अब एक और प्रश्न देखो, मैं आपके लिए इंपोर्टेंट लेके आई हूँ, बताती हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है,
के काम है वो वैध होंगे या अवैध। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित करने पर, अवैध घोषित करने पर उसके द्वारा किए गए, उसके द्वारा किए गए पहले के कार्य, पहले के कार्य फ्रेंड्स वैध होंगे या अवैध होंगे। भाई बाद में संस्था हुई कि इनका चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत ही थोड़ी निर्णय दे दिया कि राष्ट्रपति जी का निर्वाचन अवैध है। तो याद रखना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध रहेगा, वो बाद में हट जाएगा, लेकिन उसके द्वारा पहले किए गए जो काम थे वो अवैध नहीं होंगे। वो कैसे होंगे? वैध। और ये पर्सन के हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पर्सन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखो एक चीज और देखो, आप हमें बताते हैं जब निर्वाचन चल ही रहा है, अपने जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब उस समय याद रखो, मान लो संसद के कोई सदस्य अनुपस्थित है या राज्य विधानसभा के कोई सदस्य अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन वैध ही रहेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। उसके बाद देखो संघ सरकार के जितने भी काम होते हैं सारे राष्ट्रपति के द्वारा, संघ सरकार की समस्त कार्यवाही, संघ सरकार की समस्त कार्यवाही किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, वास्तविक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन सारे के सारे जो काम है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। उसके बाद देखो अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित और कुछ इंपोर्टेंट पर्सन। देखो आपको एक और पर्सन बताती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि क्या बोलते हैं उसको, राशि, जमानत राशि, जमानत राशि। तो फ्रेंड्स याद रखना जमानत राशि होगी 15,000 रुपए, और जो प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे, प्रस्तावक और जो अनुमोदक होंगे उनमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है 50 तो प्रस्तावक होंगे और 50 क्या होंगे? अनुमोदक। और ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे ये संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों में से होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट इसका, ताकि मैं और कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों के बारे में आपको बताऊं। उसके बाद हम राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य। फ्रेंड्स वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास आपको इसको शेयर करना है ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अब देखो मैं आपको बताती हूँ 2-4% और इम्पोर्टेंट इसमें, कि जब राष्ट्रपति का पद है किसी कारण से रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव करवा करके उस पद को भरना आवश्यक है। यानी उपराष्ट्रपति है वो अधिकतम राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक काम कर सकता है। एक और चीज याद रखना है यहाँ पर आप, कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसको जो वेतन भत्ते वगैरह मिलेंगे वो राष्ट्रपति के रूप वाले मिलेंगे, उपराष्ट्रपति वाले नहीं मिलेंगे। तो राज्यसभा का सभापति वाला पद इस स्थिति में रिक्त हो जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अब इम्पोर्टेंट पर्सन ये बनता है कि उस समय जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर रहा है तो राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो याद रखना जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहा है तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो राष्ट्रपति के रूप राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। अब देखो एक और पर्सन इम्पोर्टेंट आपको बताती हूँ मैं, वो फ्रेंड्स ये है जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो,
का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी राष्ट्रपति के न होने पर काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अब ऐसा हो कि राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो राष्ट्रपति के जो रूप में काम किया जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। हुआ भी ऐसा कि एक स्थिति ऐसी आई कि ना तो राष्ट्रपति थे और ना उपराष्ट्रपति, तो कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वो कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह की एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो उनकी जगह जो काम है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आगे देखो, अब मुझे बताओ राष्ट्रपति जी को वेतन कितना मिलता है? राष्ट्रपति जी को जो वेतन मिलेगा कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मासिक। ये पर्सन इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति जी को जो वेतन है वो 5 लाख रुपए महीने का मिलेगा। इसके अलावा उसको निःशुल्क आवास दिया जाएगा और भी बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। अब पेंशन कितनी दी जाएगी? उस 9 लाख को अपने दिमाग से निकाल देंगे। 9 लाख नहीं मिलेगी। 9 लाख तो उस समय मिलती थी जब राष्ट्रपति जी को 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता था। देखो, पेंशन मिलेगी इसका आधा, यानी 2,50,000 मासिक। वो 9 लाख आप दिमाग से निकाल दीजिए, वो 9 लाख रुपए पहले मिलती थी। अब और अपने जो बुक से कंपटीशन वगैरह के में भी 2 लाख लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना जितना पेमेंट मिलता है उसका लगभग आधा वो मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। उसके बाद देखो, अपने यहाँ पर जो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है, निर्वाचन प्रणाली है, वो अमेरिका से ली गई है। यानी निर्वाचन प्रणाली से मतलब है कि एक बार ये जो क्या बोलते हैं इसको, एक बार जो राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा से भी राष्ट्रपति बना जाएगा या नहीं। यानी राष्ट्रपति जी का जो दोहरा निर्वाचन है उसकी बात कर रही हूँ मैं। वैसे राष्ट्रपति जी की निर्वाचन प्रणाली वो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति जी का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। मैं तीनों चीजों को लिखती हूँ, देखो आपके लिए इंपोर्टेंट है वो। देखो, पद तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। किसका पद? राष्ट्रपति। और दोहरा निर्वाचन, दोहरा ही बोलेंगे उसको, दोबारा पुनर्निर्वाचन, सॉरी, पुनर्निर्वाचन ये लिया गया है अमेरिका से। पुनर्निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और एक और चीज है, निर्वाचन प्रक्रिया, यानी निर्वाचन प्रक्रिया याद रखना फ्रेंड्स, ये ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। ये तीनों के तीनों पर्सन भी इंपोर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम पूछे गए हैं। याद रखना, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अमेरिका में तो एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अपने यहाँ पर वो जितनी बार जीतता जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, तब तक वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता रहेगा। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे आपको राष्ट्रपति जी की जो शक्तियां हैं उनके बारे में मैं बता दूं आपको। शॉर्ट माध्यम से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि शक्तियों में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है। जो इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में उनके बारे में बता देती हूँ, विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक वगैरह जो शक्तियां हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है हमें शक्तियां, और बार बार हम नहीं लिखेंगे पूरा पॉइंट की किसकी शक्तियां हैं। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी व्यक्ति की शक्ति आ जाएगी। देखो, शक्तियों में आप 1 नंबर पे लिखो कार्यपालिका शक्ति। यानी उसकी जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां आएंगी ना वो, तो अपने को यहाँ पर सिर्फ उनके नाम लिख रहे हैं जिनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। देखो, किस किस की नियुक्ति करेगा? भारत का पीएम। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। 2 नंबर पे मंत्री परिषद। 2 नंबर पे किसकी नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के सदस्यों की।
प्रधानमंत्री की सहायता से, लेकिन मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा किया जाएगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। उसके अलावा देखो 3 नंबर पे सर्वोच्च, देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं सर्वोच्च को एससी यानी सर्वोच्च न्यायालय व एचसी यानी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस कौन करेगा? राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की नियुक्तियों से संबंधित आएंगे। इसके अलावा देखो जितने भी हमारे केंद्र के आयोग है सारे मैं एक लाइन में लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाना। देखो यूपीएससी समझ रहे हो ना, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग जानते हो किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक राज्यों में जब एक लोक सेवा आयोग होगा उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग बोलेंगे। वित्त आयोग, यूपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग, उसके बाद वित्त आयोग, एससी आयोग, समझ रहे हो ना, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय की बात है ये, एसटी आयोग, निर्वाचन आयोग भारत वाला है ये, इन सबके या और भी जो बहुत सारे आयोग होंगे अपने केंद्र में उन सबके आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति। और देखो आगे 5 नंबर पे जो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे, देखो ये पीएम हो गया, मंत्रिपरिषद होगी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, यूपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, एससी एसटी आयोग, निर्वाचन आयोग हो गए। फिर देखो 5 नंबर पे महान्यायवादी है ना, और वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इन सब की जो नियुक्ति है क्या बोलते हैं जिनको, उन सब की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति। देखो महान्यायवादी है ना, संघीय कार्यपालिका में आता है, हम पढ़ेंगे ये भी अनुच्छेद 76 में, और ये आता है 148 में। आपको ये पर्सन भी अच्छी तरह याद करने हैं, आगे जाकर क्या पढ़ेंगे थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे कि महान्यायवादी 76 में और जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो अनुच्छेद 148 में आता है। उसके बाद देखो ये तो थी राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां जो नियुक्ति वगैरह से संबंधित थी वो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं 2 नंबर पे आपको पढ़ाऊं या फिर मैं आपको देखो 2 नंबर इधर पढ़ा देती हूँ, 2 नंबर यहाँ डालती हूँ। वो है विधायी शक्तियां। क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कि राष्ट्रपति को विधायिका से संबंधित, विधानमंडल से संबंधित, जो संसद है उससे संबंधित कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। देखो अब राष्ट्रपति है जो संसद का अभिन्न अंग होता है। सदन तो संसद के 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग कितने होते हैं इसके? 3। तो विधायी शक्ति संसद के रूप में जो काम करेगा उसके संसद से संबंधित है वो है अभिन्न अंग होने के नाते। देखो क्या क्या काम करेगा ये? संसद का सत्र बुलाना, किसके द्वारा बुलाया जाएगा संसद का सत्र? राष्ट्रपति। संसद का सत्र आहूत करना। तीसरा है संसद का सत्रावसान करना, संसद का सत्रावसान करना। ये सारे के सारे काम है वो किसके हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के। और देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी, बाकी बच्चे का स्क्रीनशॉट लेकर हम उसको बाद में लिख लेंगे। 4 नंबर में आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाना। कौन बुलाएगा? ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत मिलता है? 108। राष्ट्रपति
अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति किन स्थितियों में बुलाया। याद रखना, यदि साधारण विधेयक से संबंधित कोई मतभेद है तो ही राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। यदि धन विधेयक से संबंधित और जो संविधान संशोधन से संबंधित यदि कोई मैटर हो जाता है तो राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं। स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं कुछ विधायी शक्तियों के बारे में और आगे बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। मैं सिर्फ क्लियर वाला पार्ट दिखा रही हूँ क्योंकि विधायी शक्तियां अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। संसद का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी ने बुला ली है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो फ्रेंड्स, बुला ली किस अनुच्छेद के तहत 108, लेकिन इन बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष। किसकी बात कर रहे हैं हम? संसद की संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाएगा वो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो क्या काम ये थे अपने विधायी कार्यों में। पांचवा जो काम है देखो मैं बताती हूँ आपको। अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जी अध्यादेश भी जारी करते हैं। अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश किस स्थिति में जारी करते हैं या फिर अध्यादेश होता क्या है। याद रखना, अचानक से यदि किसी विषय के ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, कानून बनाने का पर्याप्त समय नहीं हो, क्योंकि कानून तो संसद की बैठकों में बनाया जाएगा जब राज्यसभा और लोकसभा की बैठक होगी। अब इनकी जो बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती है। मान लीजिए पिछले महीने अभी बैठकी हुई है और अभी अचानक अब जैसे अपने कोरोना संकट चल रहा है, इस समय तुरंत यदि कानून बनाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना देगा, लेकिन वो अस्थायी कानून होगा और उसका जो समय होगा वो 6 माह होगा, क्योंकि 6 महीने तक बाद अपने संसद की बैठक होगी उसमें वो पारित करवा लिया जाए। यदि संसद उसे पारित कर देती है तो कानून बन जाता है, अन्यथा 6 महीने के बाद क्या हो जाता है, वो रद्द हो जाता है। तो ऐसा जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा ऐसे जारी किया जाता है। अनुच्छेद 123 इसकी देखो 2 चीज दिखाते हुए, अंतिम प्रभावी सीमा। किसकी बात कर रहे हैं? अध्यादेश की। इसकी अंतिम प्रभावी सीमा होती है फ्रेंड्स 6 महीने। अध्यादेश की अंतिम प्रभावी सीमा कितनी रहेगी? 6 माह। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखो ऐसे बनता है इस अध्यादेश का कि सदन की बैठक होने के बाद, बैठक के बाद यानी लोकसभा की बैठक हो गई, संसद की बैठक हो गई, तो उसके बाद यह अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहेगा? ये तो मैंने अंतिम बताया आपको 6 महीने। जब बैठक प्रारंभ हो जाती है तो उसके 6 सप्ताह तक ही ये प्रभावी रहेगा। 6 सप्ताह बाद ये समाप्त हो जाएगा। बैठक प्रारंभ होने के तो 6 सप्ताह तक मान्य रहेगा और जो कुल अंतिम प्रभावी सीमा होगी वो कितनी होगी? इसकी 6 महीने। क्योंकि 6 महीने मैंने इसलिए बताया आपको, इसलिए ये क्योंकि 2 बैठकों के मध्य लगभग 6 महीने का अंतर होता है। उसके बाद देखो हम पढ़ रहे टॉपिक विधायी शक्ति है, ये कोई नया शक्तियां मैंने यहाँ स्टार्ट नहीं की है, आगे देखते हैं पढ़। विधायी शक्तियों में ही है। अब इधर लिख देती हूँ 6 नंबर। संसद द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही कानून बनता है। राष्ट्रपति की सहमति से कानून बनता है। कानून बनता है। समझ गए इस टॉपिक को आप? कि संसद ने मान लो किसी विधेयक को पारित कर दिया तो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। अब एक चीज याद रखना, जो पढ़ने यहाँ इस विधेयक की बात ही करती है तो याद रखना, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। पुनर्विचार के लिए
करेगा? देखो, 1 नंबर अनुमति देगा, 2 नंबर वापस लौटाएगा, अनुमति देगा या उसको वापस लौटा देगा, 3 नंबर है अपने पास रखेगा, जिसको अपन जेबी बिटो बोलते हैं ना, वो है। और चौथा है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेगा, राष्ट्रपति के विचारार्थ रखेगा। देखो, अब आपकी जो नॉर्मल जो किताबें होती हैं उसमें ये 3 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास बताई गई हैं कि अनुमति देगा या वापस लौटाएगा या अपने पास रख लेगा। लेकिन आपको याद रखना कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रखेगा। तो साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी के पास है जो 4 पावर होते हैं, ये होते हैं। और धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वो पेश किया जाएगा और धन विधेयक पर राष्ट्रपति जी को अनुमति देनी ही होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। विधायी शक्तियों में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका बताती हूँ आपको। 2 प्रकार की शक्तियां आपने पढ़ ली है। तीसरी जो राष्ट्रपति जी की शक्ति रहेगी वो मनोनयन की शक्ति रहेगी। तीसरी जो राष्ट्रपति जी की शक्ति है वो मनोनयन की शक्ति रहेगी, यानी मनोनीत जिन को करेगा वो है। अब फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि लोकसभा में जो मनोनयन वाला सिस्टम था वो तो खत्म हो गया है। मनोनयन की शक्ति फिर भी मैं आपको यह बता देती हूँ कि राष्ट्रपति जी जिनको मनोनीत करेगा, देखो लोकसभा में तो कितने सदस्य मनोनीत करता रहा था? 2। 2019 से इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट सदस्य का ये था कि प्रतिनिधि तो नहीं है तो राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता था, लेकिन वर्तमान में वो नहीं करता है क्योंकि 2019 से इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। और दूसरा है, देखो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संसद। तो संसद के कितने सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 14। तो याद रखना कि संसद के ये 14 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, उसमें इन सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाएगा। उसके बाद देखो सैन्य शक्ति। तीसरी शक्ति क्या है? सैन्य शक्ति। इसमें देखो क्या आएगा 1 नंबर पे, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट इसमें, तीनों सेनाओं के सेनापति की नियुक्ति, तीनों सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति। सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च जो सेनापति होता है तीनों सेनाओं के ऊपर, वो राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं में जैसे जल सेना अध्यक्ष है, थल सेना अध्यक्ष है, वायुसेना अध्यक्ष है, इन तीनों अध्यक्षों की नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति। लेकिन याद रखना इनका प्रयोग वो संविधान के नियमों के अनुसार करेगा, इनकी नियुक्ति का वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं करेगा। आगे देखो, चौथा है राजनीतिक शक्ति। क्या है? राजनीतिक मत करो, राजनयिक भी कर ले इसको, चेंज राजनयिक कुछ भी कर लो, एक ही बात है। चाहे राजनीतिक हो चाहे राजनयिक शक्ति हो,
जाती है अपने देशों में, वो सारे के सारे जो काम है वो किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राजनीतिक शक्तियों में क्या आएगा, राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति तथा अंतरराष्ट्रीय समझौते, संधि भी आ जाएंगे, समझौते भी आ जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय समझौते किसके द्वारा किए जाएंगे फ्रेंड्स, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, राष्ट्रपति। ये सारे के सारे काम है वो किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति। एक और देखो शक्ति मैं आपको बता देती हूँ, 5वें नंबर पे रख देती हूँ मैं, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, 72। अब क्षमादान ध्यान रखना है, इसमें केवल आपको एक ही पर्सन याद करना है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार, क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 72 में, कि देखो अन्य प्रकार के जो दंड है उनको तो राज्यपाल भी माफ कर सकता है, और जो किसी भी राज्य से संबंधित हो मृत्यु दंड को जो माफ करने का अधिकार है वो केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद देखो, उसके बाद राष्ट्रपति है वो सजाओं को कम करने से संबंधित, क्षमादान से संबंधित कई प्रकार की शक्ति है उसके पास में, वो सजा को कम कर सकता है, उसका रूप बदल सकता है, और सजा का रूप बदल देगा, सजा को वो कम कर देगा, और मृत्यु दंड है उसको माफ करके उम्र कैद वगैरह में बदल देगा। तो ये सारे के सारे जो 4-5 हिस्से हमने वो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के बारे में पढ़े फ्रेंड्स। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जो एक और पार्ट हमारा राष्ट्रपति का लेके आया है कि राष्ट्रपति जी की जो आपातकालीन शक्तियाँ थी उनके बारे में बताऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करिए। थैंक यू।